लिमिटेड सर्किट्स को से स्टार्ट कर लेते हैं. So limited circuits have this type of transfer characteristic. Here we have plotted Vout versus Vi. So let's take a simpler example here. Let's assume K is equal to 1 and L plus is equal to 5 volt, L minus is equal to minus 5 volt. So let's consider a simpler example. So limiter के case में this is Vi, this is Vout and we are saying K is equal to 1 हम लेकर चल रहे हैं. So basic characteristic आपके पास limiter का इस किस्म का है. So you see that कि एक certain threshold जो कि आप set कर सकते हैं. We are assuming here कि वो input और output की same है. It can be different. So यहाँ पर देखिए when Vi is less than 5 volts तो Vout is equal to Vi. When Vi is greater than 5 volts Vout is clipped at or limited at 5 volts. तो Vout कभी भी 5 volt को exceed नहीं कर रही पॉजिटिव में, और सिमिलरली Vout कैन नॉट गो मोर नेगेटिव देन -5 volt. सो Vi जो है वो प्लस माइनस 5 volt Vi जो है वो वेरी कर रही है, बट Vout इज रिस्ट्रिक्टिंग बिटवीन प्लस माइनस 5 volt. सो Vi की अपर लिमिट जो है यहाँ पर 5 volt है, लोअर लिमिट जो है वो -5 volt है. So इस किस्म के सर्किट को we call it a double limiter because it limits both positive and negative swings, provided that के input signal level is sufficiently high. If the input signal level is low, जैसे कि for example इस linear segment के wrong आप रहते हैं, तो उस केस में Vout will become equal to Vi. But when Vi exceeds that certain threshold, the output will be limited. So let's say ये हम सिचुएशन है, ये हम कह रहे हैं कि 7 वोल्ट है, ये हम कह रहे हैं -7 वोल्ट है. तो इस केस में चूंकि हम कह रहे हैं कि 5 वोल्ट पे हम लिमिट कर रहे हैं, तो एज सुन एज आपको ये 5 वोल्ट की थ्रेशोल्ड आई तो आउटपुट विल बी लिमिटेड. सो इसको हम लिमिटर कहते हैं. एंड बिकॉज दिस सॉर्ट ऑफ वेव फॉर्म इज एक्टिंग फॉर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्विंग, इट्स कॉल्ड अ डबल लिमिटर. इन कंट्रास्ट टू अ सिंगल लिमिटर जो कि जस्ट एक पीक पे एक्ट करता है. ये वेव फॉर्म देखिए, इसमें ये दोनों पीक्स पे एक्ट कर रहा है. सो ये 5 वोल्ट जो है इस साइड पे भी रेस्ट्रिक्ट कर रहा है या लिमिट कर रहा है, और इस साइड पे नेगेटिव स्विंग को भी लिमिट कर रहा है, आउटपुट पे -5 वोल्ट के बियॉन्ड नहीं जाने दे रहा. सो दिस सॉर्ट ऑफ सर्किट इज कॉल्ड अ डबल लिमिटर. It is also called a clipper because it is clipping the positive swing, it is clipping the negative swing. So it's an example of a double limiter circuit here. So it's limiting the positive swing, it's also limiting the negative swing. So let's see कि इसको practically किस तरह implement कर सकते हैं. A single limiter on the other hand works on one of the peaks. So अगर आप सिंगल लिमिटर की बात करेंगे तो वो सिंगल लिमिटर जो है जस्ट किसी एक पीक को लिमिट करेगा, और डबल लिमिटर जो है वो दोनों पीक्स को लिमिट करता है. So this is an example of a double limiter. It is also called a clipper because the two peaks are being clipped off at the output. So यहाँ पर एक certain threshold जो कि आप set कर सकते हैं सर्किट में, उससे exceed नहीं करेगी आउटपुट. So let's see कि इसको practically आप diodes की मदद से किस तरीके से implement कर सकते हैं. So these are the practical circuits that can be used for the implementation of these limiter circuits. So let's start with part A. So part A में let's take an example here. Let's say कि हमने यहाँ पर ±3 वोल्ट अप्लाई किए. सो पॉजिटिव स्विंग में +3 वोल्ट तक जा रहा है, नेगेटिव स्विंग में -3 वोल्ट तक जा रहा है. सो ये हमने इनपुट अप्लाई किए. दिस इज Vi. सो दिस इज Vi. सो लेट्स फर्स्ट फोकस ऑन द पॉजिटिव स्विंग. जी क्या आप एक्सपेक्ट करेंगे पॉजिटिव स्विंग में डायोड का क्या स्टेटस होना चाहिए? लेट्स यूज कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल है. तो पॉजिटिव स्विंग में डायोड फॉरवर्ड बायस होगा, और किस केस में होगा? जी फॉरवर्ड बायस पे पहले बात कर लेते हैं. सॉरी,
पॉजिटिव स्विंग की पहले बात कर लेते हैं। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, आउटपुट वेवफॉर्म किस तरह की आनी चाहिए पॉजिटिव स्विंग में? ग्रेटर देन 0.7 या फॉरवर्ड बायस। जी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ये ग्रेटर देन 0.7 होगा तो आउटपुट विल बी फिक्स्ड एट और लिमिटेड एट 0.7. So as soon as this input goes beyond 0.7, the diode will become forward biased and will, as a consequence of constant voltage drop model, output will be limited at 0.7 volt. What about the negative swing? Negative swing में क्या expect करते हैं? तो नेगेटिव स्विंग में इट विल स्टे रिवर्स बाइस्ड। पॉजिटिव स्विंग के लिए हमने बात की है कि पॉजिटिव स्विंग के केस में आउटपुट विल बी लिमिटेड एट 0.7 वोल्ट। हाउएवर नेगेटिव स्विंग के केस में the diode will be reverse biased and it will stay an open circuit. So as a consequence, Vout will be the same as Vi. So this will be the output waveform. Vout is the same as Vi. सर्किट बी देख लेते हैं जी। अगेन सर्किट बी में सेम एग्जांपल देख लेते हैं। ±3 वोल्ट हमने अप्लाई किए। सो पॉजिटिव स्विंग में आउटपुट को क्या होना चाहिए, नेगेटिव में क्या होना चाहिए? हाँ जी, पॉजिटिव स्विंग में सेम एज इनपुट वोल्टेज। सो पॉजिटिव स्विंग के केस में आप देख सकते हैं बिकॉज ऑफ द पोलैरिटी ऑफ दिस डायोड, सो पॉजिटिव स्विंग के केस में आउटपुट विल बी द सेम एज द इनपुट। However, negative swing के केस में diode will become forward biased and the output will be limited at -0.7 volts. So both these are single limiters. Just एक पीक पे एक्ट कर रहे हैं। पार्ट ए में पॉजिटिव पीक को लिमिट किया था, पार्ट बी में नेगेटिव पीक को लिमिट किया। So both are examples of single limiters. So let's see part C. जी, पार्ट सी में भी देखिए ज़रा, बताइए what do you expect? पार्ट सी में दोनों स्विंग में वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। पार्ट सी में आप देखें D1, जब आप पॉजिटिव स्विंग की बात करते हैं तो पॉजिटिव स्विंग के लिए D1 इज फॉरवर्ड बाइस्ड, D2 इज रिवर्स बाइस्ड। जब आप नेगेटिव स्विंग की बात करते हैं तो नेगेटिव स्विंग में D1 इज रिवर्स बाइस्ड while D2 इज फॉरवर्ड बाइस्ड। सो पॉजिटिव स्विंग के केस में आउटपुट इज लिमिटेड एट 0.7 वोल्ट्स बिकॉज ऑफ D1। नेगेटिव स्विंग के केस में आउटपुट इज लिमिटेड एट -0.7 because of D2. So this is 0.7, this is -0.7. So this is an example of a double limiter. इस केस में दोनों पीक्स जो हैं वो लिमिट हो रही हैं। पॉजिटिव स्विंग को भी लिमिट किया जा रहा है और नेगेटिव स्विंग को भी लिमिट किया जा रहा है। So this particular circuit is an example of a double limiter. पार्ट डी देख लेते हैं। पार्ट डी में let's have a different example here. Let's say ये ±0.7 है जी। Let's focus on the positive swing first. जी, what do you expect? Diode will be forward biased and voltage would be 5 + 0.7. Exactly. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि by KVL this has to be 0.7 and this is 5 volts. So इन दोनों को जब आप ऐड करते हैं तो ये 5.7 होगा। So that means कि VI अगर 5.7 को एक्सीड करेगी तब ये डायोड फॉरवर्ड बायस होगा। So VI has to exceed 5.7 volts here. So ये आपके पास आ गया 5.7. What about the negative swing? सर वो यूजुअली होगी। तो नेगेटिव स्विंग के केस में आप देखिए तो उस केस में डायोड विल स्टे रिवर्स बायस्ड एंड आउटपुट विल बी इक्वल टू, सो वी आउट इज इक्वल टू वी आई बिकॉज डायोड इज रिवर्स बायस्ड। So negative swing के लिए diode stays reverse biased and the output is equal to input. So this is an example of a single limiter जहाँ पर आपने इस पावर सप्लाई की मदद से अपनी मर्जी का डिजायर्ड लेवल अचीव किए। सो इंस्टेड के वो 0.7 के अराउंड रहता तो आपने 5.7 कर दिया। इस वोल्टेज को आप चेंज करके और भी कोई लेवल अचीव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 3 वोल्ट की सप्लाई होती तो लिमिट करता है ये 3.7 वोल्ट पे।
So this power supply can be adjusted to achieve the desired output level. So it's a single limiter where the limiting value can be set according to what is required. तो आप अपनी पावर सप्लाई को एडजस्ट कर सकते हैं और अपना डिजायर्ड लेवल अचीव कर सकते हैं. सो लेकिन यहाँ पर आपको एक पावर सप्लाई लगानी पड़ी है और फिर आपने सिंगल लिमिटर बनाया है. सो डबल लिमिटर अपनी डिजायर्ड लेवल्स के ऊपर अचीव किया जा सकता है बाय यूजिंग जेनर डायोड्स. सो लेट्स टेक अ लुक एट दिस सर्किटरी. सो लेट्स अज्यूम के Z1 जो डायोड है उसके लिए Vz0 इज इक्वल टू 3 volts एंड Rz इज इक्वल टू, फॉर सिंप्लिसिटी Rz को 0 अज्यूम कर रहे हैं हम. So Vz0 is equal to, let's say 5 volt and Rz is equal to 0 ohms. रिकॉल करें कि रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में जब आप जेनर डायोड को अगर रिवर्स ब्रेकडाउन में है तो उसके लिए मॉडल हम कहते थे Vz0 Rz. तो यहाँ पर जस्ट सिंप्लीफिकेशन के लिए Rz को हम 0 लेकर चल रहे हैं और Vz0 की वैल्यू हमने दे दी है. सो लेट्स कंसीडर दिस वेवफॉर्म हैज़ बीन अप्लाइड हेयर. So this is 7 volt, this is minus 7 volt. So this is the VI that has been applied. So let's consider the case of the positive swing first. जी क्या आप expect करेंगे? चलिए for simplification let's set this voltage as 7 volt. 7 volt DC पे पहले assess कर लेते हैं. Z1 Z2 की क्या state होगी? सर शुरू में पॉजिटिव मतलब फॉरवर्ड बायस भी चाहिए. कौन सा फॉरवर्ड बायस होगा, कौन सा? सॉरी आपकी आवाज. Z1 फॉरवर्ड बायस. जी देखिए ये पोलैरिटी की बेसिस पे आप फिगर आउट करेंगे. सो Z1 के लिए आप देखें पोलैरिटी इज प्लस एट द एनोड माइनस एट द कैथोड, सो इट कैन बी फॉरवर्ड बायस्ड. Z2 के लिए आप देखें तो पोलैरिटी इज एट प्लस एट द कैथोड एंड माइनस एट द एनोड, सो इट कैन नॉट बी फॉरवर्ड बायस्ड, इट कैन ईदर बी रिवर्स बायस्ड और इन रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन. सो अगर रिवर्स ब्रेकडाउन में है तो Z2 के लिए हमने Vz0 का है 5 वोल्ट है. सो अगर इसको रिवर्स ब्रेकडाउन में रखना है तो इसके क्रॉस 5 वोल्ट आना चाहिए. Z1 को अगर आपने फॉरवर्ड बायस रखना है तो इसके क्रॉस 0.7 आना चाहिए. सो यानी टोटल 5.7 अगर आप एक्सीड कर लेते हैं तो देन द डायोड विल बी फॉरवर्ड बायस्ड. सो 5.7 हैज टू बी एक्सीडेड. सो 7 वोल्ट के केस में दिस डायोड Z1 विल बी फॉरवर्ड बायस्ड एंड Z2 विल बी रिवर्स ब्रेकडाउन and as a consequence output will be 5.7 volts. So you can see that for the positive swing output will be limited at 5.7 volts. अब नेगेटिव के लिए बात कर लें तो नेगेटिव के लिए आपने इस पोलैरिटी के साथ वोल्टेज अप्लाई की है. लेट्स अप्लाई 7 वोल्ट हियर. सो नेगेटिव के लिए दिस इज द पोलैरिटी. जी तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं, लिमिटिंग वोल्टेज क्या होनी चाहिए? सो नेगेटिव के लिए पहले देखिए Z1 किस मोड में होगा और Z2 किस मोड में होगा. Z1 रिवर्स ब्रेकडाउन या फिर रिवर्स बायस मोड. जी तो Z1 जो है इट हैज टू बी इन रिवर्स ब्रेकडाउन. सो रिवर्स ब्रेकडाउन में अगर ये आप कर लेते हैं तो ये आपके पास 3 वोल्ट है एंड Z2 नीड्स टू बी 0.7 इज फॉरवर्ड बायस्ड. सो यहाँ पर लिमिट आ गई आपकी 3.7, actually minus 3.7. So this is minus 3.7. So this is a double limiter. This is an example of double limiter with more flexibility because of these Zener diodes available here. So in Zener diodes की मदद से आप अपना desired number set कर सकते हैं. So you can choose a suitable diode and achieve different limiting value for the positive swing while a different value for a negative swing. So this circuit gives us a lot of flexibility. तो यहाँ पर आप ये दोनों वैल्यूज को डिफरेंट चूज कर सकते हैं. दे डोंट हैव टू बी द सेम. यहाँ पर आप पॉजिटिव के लिए डिफरेंट वैल्यू रख सकते हैं लिमिटिंग वैल्यू और नेगेटिव के लिए डिफरेंट लिमिटिंग वैल्यू अचीव की जा सकती है. ठीक है जी, तो ये आपके लिमिटेड सर्किट्स थे. सो दिस कंप्लीट्स आवर ट्रीटमेंट ऑफ डायोड्स. चैप्टर 4 जो था आपका.
सो चैप्टर 4 में जस्ट एक और टॉपिक आपका है जो कि अपने सेल्फ स्टडी टॉपिक है 4.7 स्पेशल डायोड टाइप्स. सो इट इज़ जस्ट सम नो हाउ, जस्ट गो थ्रू इट, रीड इट, इसको जस्ट एक दफ़ा रीड कर लें. सो इन स्पेशल डायोड्स में यू हैव शॉर्टकी डायोड्स. शॉर्टकी डायोड्स आर बेसिकली मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन. ठीक है, अभी हमने जो स्टडी किया था वो पीएन जंक्शन था. मेटल और सेमीकंडक्टर के जंक्शन से भी डायोड इंप्लीमेंट किया जा सकता है, एंड दैट डायोड इज कॉल्ड अ शॉर्टकी डायोड. Actually, metal semiconductor junction can be of two types, either Schottky type और ohmic type. So Schottky type का मतलब ये है कि वो कोई डायोड के तौर पे एक्ट करेगा. ohmic का मतलब ये है कि वो एक जस्ट कॉन्टैक्ट के तौर पे एक्ट करेगा. So ohmic contact can be achieved if there is a strong doping of semiconductor. If semiconductor is strongly doped और उसके ऊपर आप कनेक्शन बनाते हैं, मेटलाइजेशन करते हैं, तो the resulting junction will be an ohmic contact. और अगर आप डायोड बनाना चाहते हैं तो फिर आप उसको वीकली डोप करेंगे. सो इफ सेमीकंडक्टर इज वीकली डोप्ड और उसके ऊपर आप मेटलाइजेशन करते हैं तो देन द रिजल्टिंग जंक्शन इज अ डायोड एंड इज कॉल्ड अ शॉर्टकी डायोड. सो टिपिकली अगर सिलिकॉन में इंप्लीमेंट किए जाएं शॉर्टकी डायोड्स तो उस केस में द वोल्टेज अक्रॉस द डायोड इज इन दिस रेंज. सो 0.4 वोल्ट का कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल में आप 0.4 वोल्ट लेकर चल सकते हैं फॉर अ शॉर्टकी डायोड. सो जिस तरह आप रिकॉल करें कि आपका ब्रिज रेक्टिफायर का एक डिसएडवांटेज था कि इसमें 2 VD का ड्रॉप आता था, तो उस किस्म की सिचुएशंस में अ शॉर्टकी डायोड कैन बी कंसीडर्ड इंस्टेड ऑफ अ नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड if the voltage drop across a conducting diode is a problem, because Schottky diodes have smaller forward diode drop relative to the normal diodes. तो ये आप Schottky diode को देख लेंगे. वैरेक्टर्स जो हैं, वैरेक्टर इज बेसिकली रिवर्स बाइस्ड पीएन जंक्शन, और उसकी जो डिप्लीशन लेयर है उससे एसोसिएटेड जंक्शन कैपेसिटेंस को एज अ वेरिएबल कैपेसिटेंस आप यूज़ करते हैं. सो दे आर स्पेसिफिकली डिज़ाइन टू बी यूज्ड एज वेरिएबल कैपेसिटर्स इन प्रैक्टिकल सर्किट्स. फॉर एग्जांपल, अगर आप इससे ट्यूनेबल फिल्टर्स बना सकते हैं जिनको आप ट्यून कर सकते हैं बाय एडजस्टिंग दीज reverse biased voltages across these reverse biased junctions. Similarly, photodiodes हैं जिसमें जो आपकी लाइट की इंटेंसिटी है उसके corresponding you will get some voltage, and also you have light emitting diodes where a forward biased light emitting diode will emit light. So इस केस में light produce की जा सकती है by forward biasing these diodes. These diodes, light emitting diodes, are typically constructed in a compound semiconductor, for example gallium arsenide. So उसमें आप उनको हम डायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल्स कहते हैं, और उनकी ये प्रॉपर्टी है कि उनको जब आप उनको इस तरीके से डिज़ाइन किया जा सकता है कि when they are forward biased they are able to emit light, certain photons, and they can be in visible spectrum, and as a consequence you get light from these diodes. So ये बेसिक थोड़े से नो हाउ है. तो इन 4 तरह के डायोड्स हैं. इस सेक्शन को आप रीड आउट कर लीजिएगा, स्पेशल डायोड टाइप्स. सो दिस विल कंप्लीट आवर ट्रीटमेंट ऑफ चैप्टर 4 विच वाज ऑन डायोड्स. नेक्स्ट हम चैप्टर 6 पे जाएंगे. चैप्टर 6 इज BJTs, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू कवर BJTs, एंड देन लेटर ऑन हम जो दूसरा ट्रांजिस्टर है विच इज़ कॉल्ड MOSFET, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, it will be covered later. So now we will move to chapter 6. So chapter 6 is BJTs, bipolar junction transistors, and later on we will talk about the MOSFETs, which is your chapter 5, metal oxide semiconductor field effect transistor, and in short we call it a MOSFET. So this nomenclature will make perfect sense when we study this device. So this nomenclature is based on the basic structure of the device and its operation. So इसकी सेंस हम later on बनाएंगे. First let's start with BJTs, bipolar junction transistors. So both are transistors. So transistors are 3-terminal devices which follow the basic transistor principle, which states that voltage applied between two of its terminals must be able to determine the current through the third terminal. So ये कोई 2 टर्मिनल्स हैं जिसके बीच में आप वोल्टेज अप्लाई करते हैं,
BJT के केस में they will be VBE, and you will be able to determine the current through the third terminal, जो कि हम आगे देखेंगे will be the collector terminal. So the voltage applied between two of the terminals must be able to determine the current through the third terminal. So this is the basic transistor action जो कि दोनों transistors follow करेंगे. So that means कि इसको मॉडल करने के लिए हम कह रहे हैं कि एक कोई वोल्टेज आप अप्लाई करेंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको करंट मिलेगा. So इस किस्म के बिहेवियर को करेक्टराइज करने के लिए जो सर्किट एलिमेंट्स आपने देखे थे, दैट वाज अ वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स. सो जो डिपेंडेंट सोर्स होता था, सो डिपेंडेंट सोर्स आप रिकॉल करें तो उसकी ये वैल्यू किसी और चीज़ से डिटरमिन होती थी. सो देयर वाज सम कंट्रोल पैरामीटर हियर दैट डिटरमिन्स द वैल्यू ऑफ दिस dependent source. So these transistors can be modeled as voltage controlled current source. They can also be modeled as current controlled current source as well. So BJTs or MOSFETs are transistors. So transistors are three terminal devices that follow this basic transistor principle, or in other words, a voltage applied between two of its terminals must be able to determine the current through the third terminal. So as a consequence, जो इनको मॉडल करने के लिए we will make use of dependent sources. A voltage controlled current source can be used to model the behavior of a bipolar junction transistor. So we'll see that the two main applications of these transistors is in the design of amplifiers and in the design of switch. So amplifier is a key component as far as analog electronics is concerned, while a switch is a key component for digital electronics. So for example logic gates जो हैं वो एक switch की example है, या तो उसमें on state होगी या off state होगी. Amplifiers form a key component for analog electronics, so we'll spend a lot of time on these amplifiers. Switch के case में either you have an off state where the third terminal जिसका आपने current control करना है उसका current 0 होगा, or you have an on state where you have a large current flowing through the third terminal. So these are the two main domains जिनमें हम इन transistors को use करते हैं. So let's start with the basic structure of a bipolar junction transistor. So bipolar junction transistors can be of two types. You can have an NPN transistor or you can have a PNP transistor. So this nomenclature is based on its structure. अगर आपके पास N region है, फिर P region है, फिर N region है, so that is called an NPN transistor. So for an NPN transistor, a P region is sandwiched between two N regions. One of the N region is called emitter region, the other N region is called collector region, and the P region that has been sandwiched between the emitter and the collector region is called the base region. And the corresponding terminals are called emitter, base and collector. Note करें कि ये जो emitter का terminal है, this must be an ohmic contact, which means कि यहाँ पर आप एक strong N doping करेंगे और फिर ये contact बनाएंगे. चलिए इस practical structure की बात करते हैं. So NPN bipolar transistor contains a thin P region between two N regions. So this P region has to be thin, otherwise device अगर आप बहुत thick region के साथ बनाएंगे तो it will not be a good bipolar transistor. We will talk about it कि ऐसा क्यों है, why we need P region to be very thin. So NPN bipolar transistor basically consists of a thin P region between two N regions. PNP transistor on the other hand contains a thin N region sandwiched between two P regions. So PNP transistor एक dual device है, NPN से सारा कुछ इसका opposite है, तमाम polarities of the region opposite हैं. आगे हम देखेंगे voltages applied और current applied की polarities different हमें मिलेंगे. So PNP transistor में you have a P-type emitter region, you have a P-type collector region, and in between the emitter and collector region you have an N-type base region. Again, for proper operation of the device, this N-type base has to be very thin. So the three regions and their terminal connections are called emitter, base and collector. So basically यहाँ पर आपके पास तीन तरह के terminals हैं, तीन तरह के regions हैं, आपके पास emitter है, base है, collector है, और ये nomenclature intuitive है, actual operation की basis पे. Emitter basically emits charge carriers
while the collector collects them, and the base basically controls how many carriers will make this journey. So emitter will be emitting carriers, collector will be collecting them, and base will be controlling कि कितने carriers जो हैं emitter से collector तक travel किए. So यहाँ पर हमने देखा कि आपके पास emitter region है, base region है और collector region है. Similarly PNP के लिए भी आपके पास emitter region है, base region है और collector region है. So you have two PN junctions. Emitter is N type, base is P type. So this is one PN junction, जिसको हम EBJ या emitter based junction कहेंगे. You have another PN junction between P type base and N type collector, which will be called collector based junction or CBJ. Similarly, for a PNP transistor, we have EBJ. EBJ is between P type emitter and N type base, while for there is another PN junction formed between base and collector, which is called CBJ, and CBJ is formed between P-type collector and N-type region. So what we have here is emitter-based junction and collector-based junction. ठीक है जी, emitter-based junction either forward biased हो सकता है या reverse biased हो सकता है. Similarly, collector-based junction either forward biased हो सकता है या reverse biased हो सकता है. रिवर्स ब्रेकडाउन की हम यहाँ पर बात नहीं करते, ब्रेकडाउन को हम नॉर्मली अवॉइड करते हैं. ठीक है, सो EBJ कैन ईदर बी फॉरवर्ड बाइस्ड और रिवर्स बाइस्ड, CBJ कैन ईदर बी फॉरवर्ड बाइस्ड और रिवर्स बाइस्ड. तो कितनी पॉसिबिलिटीज फिर आपके पास बन गई. डिपेंडिंग ऑन द स्टेट ऑफ EBJ एंड CBJ यू विल गेट द कॉरस्पॉन्डिंग मोड्स ऑफ BJT. सो कितने मोड्स पॉसिबल हैं, कितनी ये पॉसिबिलिटीज हैं, कितनी कॉम्बिनेशंस हैं यहाँ पर. Four combinations, right? So you can either have both junctions reverse biased, or you can have both junctions forward biased, or you can have emitter based junction as forward biased while collector based junction as reverse biased, or the possibility is emitter based junction is reverse biased and the collector based junction is forward biased. So these are the four possibilities, and these four possibilities are called modes of BJT. ठीक है, अकेले डायोड की जब हम बात करते थे तो वो तो जस्ट एक पीएन जंक्शन था, इधर वो फॉरवर्ड बाइस्ड होता था या रिवर्स बाइस्ड होता था, तो उसमें हम दो मोड्स की बात करते थे. फिर जेनर डायोड होता था तो हम एक तीसरे मोड की भी बात करते थे. बीजेटी के केस में आपके पास दो जंक्शंस हैं, एमिटर बेस्ड जंक्शन भी है और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन भी है. एंड बेस्ड ऑन वेदर एमिटर बेस्ड जंक्शन इज फॉरवर्ड बाइस्ड और रिवर्स बाइस्ड, एंड बेस्ड ऑन दैट वेदर कलेक्टर बेस्ड जंक्शन का क्या स्टेटस है, you can have four possible modes of operation for a BJT. If both junctions are reverse biased, we call the mode as cutoff. So अगर दोनों junctions reverse biased हैं तो उस mode को हम cutoff कहते हैं. अगर दोनों junctions forward biased हैं तो इस mode को हम saturation कहते हैं. अगर emitter based junction forward biased है और collector based junction reverse biased है तो this is called active mode. और अगर ऑपोजिट है यानी emitter based junction reverse biased और collector based junction forward biased है तो this is called reverse active. So these are the four possible modes of operation for a BJT. BJT can either be in cutoff, or it can be in saturation, or active, or in reverse active. So ये जो आपके पास cutoff है और saturation है, they are suitable for switch application. Active is suitable for amplifier application. Reverse active की कोई खास application नहीं है. This is the mode that we usually avoid. So reverse active से भी actually amplifier बनाया जा सकता है, लेकिन वो आपको इतना अच्छे results नहीं देगा. So active is the preferred option. Reverse active usually is just avoided. So we need to know कि reverse active भी एक mode है ताकि हम उसे avoid कर सकें. So switch के case में cutoff is for the off state of the switch, and saturation is for the on state of the switch. So BJT के केस में आपके पास तीन रीजन है, emitter region है, base region है, collector region है, and the junction between each of these regions gives us two PN junctions, emitter based junction and collector based junction. Based on the mode के किस मोड में आपने emitter based junction किस में ऑपरेट कर रहा है, collector based junction किस में ऑपरेट कर रहा है, आपको resulting BJT के मोड्स मिलते हैं. So BJT modes can be either cutoff, saturation, active, or reverse active.
So active mode is used when you are interested in an amplifier, while switching application like logic circuits make use of cutoff and saturation mode. So active mode is for amplifier, and cutoff is for switch, off state, and saturation is again for switch on state. ठीक है, सो ये मेन एप्लीकेशंस हैं जो कि हम यहाँ पर यूज करेंगे. मॉसफेट के साथ हम लेटर ऑन कंपैरिजन करेंगे. मॉसफेट के में जो इक्विवेलेंट मोड्स हैं उनका नोमेनक्लेचर डिफरेंट है. जो एक्टिव टाइप का इक्विवेलेंट मोड है दैट इज कॉल्ड सैचुरेशन. जो बीजेटी में सैचुरेशन है, मॉसफेट में उस किस्म के एप्लीकेशन ट्रायोड मोड देता है. जो बीजेटी में कट ऑफ है, मॉसफेट में भी उसका रेलिवेंट कट ऑफ है. अब ये जो बीजेटी में सैचुरेशन का मीनिंग है दैट इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द मीनिंग ऑफ सैचुरेशन इन अ मॉसफेट. सो ये कन्वेंशन ज़रा कंफ्यूजिंग है क्योंकि बीजेटी में सैचुरेशन हैज़ एन एंटायरली डिफरेंट मीनिंग वाइल मॉसफेट में सैचुरेशन हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग. बट हिस्टोरिकली यही कन्वेंशन चली आ रही हैं, सो वी हैव टू अडेप्ट टू देम और उनको उसी तरीके से हमें यूज़ करना पड़ेगा. सो मॉसफेट के केस में सैचुरेशन हैज़ टोटली डिफरेंट मीनिंग देन व्हाट वी मेंट बाय सैचुरेशन इन अ बीजेटी. So इसको हम बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर क्यों कहते हैं? We call it a junction transistor because the modes are determined by the status of the two p-n junctions. ठीक है, आपके पास emitter based junction है और आपके पास collector based junction है. So emitter based junction और collector based junction basically उनकी state will define के ये BJT किस तरीके से behave करेगा, BJT किस तरीके से operate करेगा. So that's why we call it a junction transistor. We call it a bipolar transistor because both electrons and holes participate in the current conduction process. So इसको हम bipolar कहते हैं क्योंकि दोनों polarity के carriers यानी electrons and holes both participate in the current conduction phenomenon. So that's why we call it a bipolar junction transistor. On the other hand, MOSFET is a unipolar device. So MOSFET के केस में एक ही तरह के carriers mainly current को determine करेंगे. So electrons in an n-channel device and holes in a p-channel device. Just like जिस तरह BJT में आपके पास दो तरह के BJTs हैं, you have an NPN BJT, you have a PNP BJT. MOSFET में भी हम देखेंगे कि आपके पास दो तरह के MOSFETs हैं. We have n-channel MOSFET and we have p-channel MOSFET. MOSFET is a unipolar device. Only one type of carriers mainly determine the current conduction mechanism. So electrons n-channel MOSFET में main role play करेंगे, holes जो हैं वो p-channel MOSFET में main role play करेंगे. So MOSFET is a unipolar device. BJT on the other hand is a bipolar device. So BJT के केस में हमने कहा है दो p-n junction है. So but BJT is not the same as two back-to-back connected diodes. BJT cannot be modeled in this way. Only अगर वो कट ऑफ में या दोनों जंक्शंस में रिवर्स बायस्ड हैं तब आप उसको इस तरीके से मॉडल कर सकते हैं. बाकी तमाम केसेस में एक्टिव मोड के लिए या सैचुरेशन मोड के लिए यू कांट मॉडल BJT बाय जस्ट टू बैक-टू-बैक कनेक्टेड डायोड्स. जी ऐसा क्यों है? अगर ये इस तरीके से आप मॉडल कर सकते होते तो फिर तो हमें इस एनालिसिस की कोई ज़रूरत नहीं थी. हमने डायोड्स को तो ऑलरेडी स्टडी कर लिए, वी नो कि डायोड किस तरह से काम करते हैं. तो हम जस्ट इसको मल्टी डायोड सर्किट के तौर पे एनालाइज कर लेते और रिजल्ट्स निकाल लेते. नोट करें कि यहाँ पर बेसिक ट्रांजिस्टर एक्शन ये टू बैक कनेक्टेड डायोड्स नहीं अचीव कर सकते. इसमें ये पॉसिबल नहीं है कि दिस वोल्टेज डिटरमिन्स दिस करंट. दिस इज नॉट पॉसिबल. दिस वोल्टेज कैन नॉट कंट्रोल दिस करंट. एक्चुअली दिस डायोड इज रिवर्स बायस्ड अगर आप एक्टिव मोड की बात करें. So this is not possible कि the voltage applied across this forward bias diode determines the current through this reverse bias diode. Actually reverse bias diode के through current तो almost zero होगा. So this basic transistor action is not possible on this representation. So diode cannot be modeled in the BJT cannot be modeled by just two back-to-back connected diodes. सिर्फ कट ऑफ के केस में इस तरह मॉडल करना पॉसिबल है क्योंकि उस केस में दोनों जंक्शंस जो हैं रिवर्स बायस्ड हैं. बाकी तमाम मोड्स में दिस इज नॉट अ वैलिड मॉडल फॉर अ BJT.
And why is that? It is because the two p-n junctions are very close together, and they are called interacting p-n junctions. They are overlapping p-n junctions. They interact with each other, so they cannot be isolated like this. So because of this close proximity of the two p-n junctions, the BJT behaves differently from just two back-to-back connected diodes. So since these two p-n junctions are very close together and they're called interacting p-n junctions, as a consequence, the operation of the BJT is entirely different from two back-to-back connected diodes. So it cannot be modeled just as two back-to-back diodes. So this operation is because of the close proximity of the two diodes, of the two p-n junctions in a BJT. So the close proximity of the two p-n junction basically will define the operation of the BJT, and the width of the base is kept very small. So typically 0.1 से 100 micrometer के range में हम रखते हैं. So this very thin base is a requirement for the proper operation of a BJT. So let's start by focusing on an NPN transistor. पहले हम NPN ट्रांजिस्टर पे फोकस करेंगे. अभी फिलहाल हम PNP को भूल जाएंगे. फर्स्ट लेट्स फोकस ऑन NPN ट्रांजिस्टर. NPN में भी लेट्स फोकस ऑन जस्ट एक्टिव मोड. NPN ट्रांजिस्टर की बात कर रहे हैं और एक्टिव मोड की बात कर रहे हैं. लेटर ऑन हम सैचुरेशन मोड की बात करेंगे. एंड आफ्टर वी अंडरस्टूड बोथ एक्टिव एंड सैचुरेशन मोड इन NPN ट्रांजिस्टर, then we will extend the idea to a PNP transistor. So let's first focus on NPN transistor in active mode. So among the different modes of operation जो कि हमने अभी देखे हैं, we have cutoff, we have saturation, we have active, we have reverse active. The active mode is very important, and active mode के केस में EBJ is forward biased while the CBJ is reverse biased. So active mode के केस में emitter based junction is forward biased, collector based junction is reverse biased. So let's see कि active mode में NPN transistor किस तरह से काम करता है. So to understand the basic functionality of an NPN transistor in active mode, we must first look at a reverse biased PN junction. पहले हम जरा reverse biased PN junction पे गौर करते हैं कि वो किस तरीके से behave करता है. So ये आपके पास reverse biased PN junction है. So you have this reverse biased PN junction here. So ये देखिए, इसको हम reverse biased क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये मैंने इस तरीके से ड्रॉ किया हुआ है. So cathode is N type, anode is P type. So reverse biased PN junction का मतलब ये है कि आप इस polarity के साथ उसके ऊपर वोल्टेज अप्लाई करें. तो अब यहाँ पर देखें, हमने VR अप्लाई की है with plus at the cathode and minus at the anode. So you have applied a reverse voltage across this PN junction. So just पहले हम इस reverse biased PN junction में एक ही mechanism understand करना चाह रहे हैं, और उसके बाद फिर हम उस idea को apply करेंगे to understand कि active mode में NPN transistor किस तरह से काम करता है. So ये आपके पास reverse biased PN junction है. So reverse biased PN junction के ऊपर जब आप इस तरीके से reverse voltage apply करते हैं, तो इस reverse voltage apply करने का मतलब actually ये होता है कि you have increased this barrier voltage. So this barrier voltage is now sufficiently high, and it will disable the diffusion of the majority carriers from N to P and from P to N. So ये जो आपके पास barrier voltage है, this barrier voltage और barrier electric field is now sufficiently high, और इस barrier की वजह से आप यहाँ पर जो majority electrons N region में वो N से P में diffuse नहीं हो रहे, और जो majority holes P region में वो P से N में diffuse नहीं हो रहे. ठीक है, नोट करें कि N में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, these electrons के लिए ये इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव. सो अगर ड्रिफ्ट का मैकेनिज्म होता तो इलेक्ट्रॉन्स विल एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द बैरियर वोल्टेज, और होल्स के केस में दे विल एक्सपीरियंस अ फोर्स अलाइन टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. सो ठीक है, आपके पास मेजॉरिटी कैरियर्स हैं और मेजॉरिटी कैरियर्स को ये बैरियर वोल्टेज रोक रही है. व्हाट अबाउट द माइनॉरिटी कैरियर्स? लेट्स जस्ट सपोज कि आपने यहाँ पर ये समहाउ एक कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इंजेक्ट कर दी. तो P रीजन में, P रीजन इज अ मेजॉरिटी होल रीजन, तो P रीजन में आपने कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इंजेक्ट कर दी. व्हाट विल हैपन टू दीज इलेक्ट्रॉन्स? विल दिस बैरियर वोल्टेज
will this barrier voltage still stop these electrons, or will this barrier voltage will enable these electrons to drift from p to n? What do you expect? क्या आपका क्या ख्याल है? अगर यहाँ पर हमने माइनॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इनको रोकेगी या इनको इनेबल करेगी कि ये पी से एन रीजन में जाए? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? जी जरा देख के बताइए। सर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर मूव करेंगे। एग्जैक्टली, माइनॉरिटी कैरियर्स इसलिए मूव करेंगे बिकॉज ये देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इट इज़ परफेक्टली अलाइंड हेयर, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन कैरियर्स के हिसाब से अलाइंड है। ये देखिए इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, सो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स opposite to the direction of this barrier voltage and will immediately drift into n region. So what we are saying is that barrier voltage acts as a barrier for majority carriers. However, it's not a barrier for minority carriers. Minority carriers के लिए वो aligned है. Minority carriers will experience a force in the direction of the applied barrier voltage and will immediately drift into the n region. So this is exactly what will happen जब हम देखेंगे कि रिवर्स बायस्ड जो आपके पास कलेक्टर बेस्ड जंक्शन है उसमें एग्जैक्टली यही मैकेनिज्म होगा. वी विल मेक minority carriers available into the base region, and these minority carriers will reach into the depletion region of collector based junction. Although collector based junction is reverse biased, but since these carriers are minority carriers, they will experience a drift and will move across the reverse biased collector based junction, forming the collector current. So ये मैकेनिज्म है जो भी अभी हम लेटर ऑन अप्लाई करेंगे इस बीजेटी के एक्टिव मोड को अंडरस्टैंड करने के लिए. सो इससे जो आपने बात जहन में रखनी है वो ये है कि ये जो आपकी बैरियर वोल्टेज है दैट स्टॉप्स द मेजॉरिटी कैरियर्स टू फ्लो फ्रॉम वन रीजन टू अनदर. हाउएवर दिस बैरियर वोल्टेज is not a stopper for the minority carriers. Minority carriers will immediately experience a drift and will move from one region to another. So minority carriers के लिए ये bottleneck नहीं है, ये stop नहीं कर रहा minority carriers को. सो ये NPN ट्रांजिस्टर है जिसको हमने एक्टिव मोड में बायस किया हुआ है. सो यहाँ पर आप देखिए दिस इज द कलेक्टर बेस्ड जंक्शन, दिस इज द एमिटर बेस्ड जंक्शन. देखिए एमिटर के ऊपर हमने 0 वोल्ट अप्लाई किया हुआ है, बेस के ऊपर हमने 0.8 वोल्ट अप्लाई किया हुआ है और कलेक्टर के ऊपर हमने 1 वोल्ट अप्लाई किया हुआ है. सो फॉर एक्टिव मोड CBJ मस्ट बी रिवर्स बायस्ड एंड EBJ मस्ट बी फॉरवर्ड बायस्ड. तो ये जो वोल्टेजेस हमने अप्लाई की हुई है देखिए एन प्लस एमीटर के ऊपर 0 वोल्ट है, पी टाइप बेस के ऊपर हमने 0.8 वोल्ट अप्लाई किया हुआ है, एन टाइप कलेक्टर के ऊपर हमने 1 वोल्ट अप्लाई किया हुआ है. सो डू यू एग्री कि CBJ इज रिवर्स बायस्ड एंड EBJ इज फॉरवर्ड बायस्ड? इन पोलैरिटीज को देख के ठीक लग रहा है? यस सर. राइट, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर CBJ के केस में एन टाइप कलेक्टर हैज हायर वोल्टेज relative to the p type base, so it is reverse biased. EBJ forward biased है because n type emitter has lower because n type emitter has lower voltage while the p type base has a higher voltage. तो p region के ऊपर ज़्यादा voltage है relative to n region, so EBJ is forward biased. यहाँ पर ये n plus हमने deliberately की है. So n plus का मतलब ये है कि आपने emitter को strongly doped की है relative to the base region and the collector region. ठीक है जी, इसका ऑपरेशन आई थिंक हमें कंटिन्यूटी में करना चाहिए. सो वी विल एंड टुडेज लेक्चर एट दिस पॉइंट. यहाँ से हम नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे और एक्टिव मोड को देखेंगे किस तरीके से एक्टिव मोड में आपको कलेक्टर करंट मिल जाता है. उसका थोड़ा सा आइडिया हमने अभी देख लिया कि रिवर्स बायस्ड जंक्शन में माइनॉरिटी कैरियर्स आर फ्री टू मूव अक्रॉस द रिवर्स बायस्ड PN जंक्शन. सो दैट विल सी कि वो किस तरीके से इट विल फॉर्म अ कलेक्टर करंट. तो यहाँ से हम नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे. लेट्स स्टॉप हियर. एनी क्वेश्चंस?